हेलो दोस्तों। मैं हूं चंदन, फिर से हाजिर हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में। आइए हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बुओयंसी। सो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि आर्किमिडीज साहब ने वो यूरेका वाली, याद है क्या आपको? हाँ, वही स्टोरी, यूरेका वाली स्टोरी, जिसमें उनको एक गोल्डन क्राउन दिया जाता है और पता लगाने के लिए कि इसमें इम्प्योरिटी है कि नहीं, और उसके लिए उन्होंने बहुत सोचा और एक नया मेथड अपनाया और वहां से ये सिद्धांत आया, यहाँ से प्रिंसिपल आया जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, आप स्टोरी कहीं भी जाकर के देख लेना, ठीक है? सो आइए पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये। बेसिकली उन्होंने बोला, आर्किमिडीज साहब ने, कि व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्टली और होली इन अ फ्लूइड, जब भी किसी वस्तु को किसी फ्लूइड में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब वो वस्तु एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, जो कि उस वस्तु के द्वारा कितना फ्लूइड को विस्थापित किया गया है उसके वेट के बराबर होता है। वेट बोल रहा हूं, मास नहीं। डिफरेंस है वेट और मास में, आपको पता हो तो। वेट इज अ फोर्स विच इज इक्वल्स टू, ऑन आवर अर्थ दिस इज इक्वल्स टू m टाइम g, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने इस क्या बोला, एक बार फिर से हम इसको समझते हैं और अच्छे से। मान लिया जाए हमारे पास कोई कंटेनर है माय डियर, जिसमें कोई फ्लूइड है। दिस इज आवर कंटेनर और इसमें कोई माय डियर फ्लूइड है। बहुत बढ़िया। और इसमें अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को इमर्स करें, अगर या तो ये पार्टली हो या फुल्ली इमर्स हो, इस तरह से मान लो इमर्स किया हमने एक बॉडी को, तो इसका देखेंगे कुछ पार्ट जो है यहां पे वाटर वाला वॉल्यूम ले लेगा, ये वाला, दिस पार्ट हैज टेकन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब यहां का वाटर डिस्प्लेस हो गया है। मान लेते इसका वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड इन वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं वी इमर्स। नया टर्म देते हैं, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जो फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम इमर्स्ड। इस तरह से मैं नोटेशन बनाता हूं बेसिकली, ये इमर्स्ड पार्ट के लिए। ये है क्या, मैंने फिर से लिखता हूं, देखो, वी इमर्स्ड, ये मेरा एक अपना नोटेशन है, आप चाहो तो यूज करो, या तो आप वी लिख भी सकते हो। सो दिस इज द इमर्स्ड वॉल्यूम। विच वॉल्यूम आइडिया? इमर्स्ड वॉल्यूम। अब जब ये इमर्स हुआ तो वहां के पानी को डिस्प्लेस कर दिया है, वहां के फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है। अब जितना भी फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम कितना है? वी, क्योंकि जितना वो खुद इमर्स हुआ होगा उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। सो वी इमर्स हमें मिल गया, यानी ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी बोल सकते हो और वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हो। समझ में आया? ठीक है। अगर हमें वॉल्यूम पता है कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है तो उसका मास निकालना आसान है। उसके बाद रो से मल्टीप्लाई, मतलब डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मेरे को वाटर का डेंसिटी पता है, मान लीजिए इस वाटर का और इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, कौन से फ्लूइड की बात कर रहा हूं मैं? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, कितना होगा आइडिया? मास चाहिए मेरे को, वॉल्यूम पता है हमें। सो दिस वुड बी रो टाइम्स वी इमर्स। लेकिन वेट अगर चाहिए तो व्हाट इज वेट, अभी बताया आपको। सो वेट इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg। सो ये मास पता है, सो रो वी इमर्स इनटू g। सो दिस इज द वेट। किसका वेट है माय डियर? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से जितना फ्लूइड का पार्ट, जितना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, उतने ही अमाउंट का इक्वल फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब उतना ही फोर्स, इतना ही फोर्स, रो वी इमर्स इनटू जी इज इक्वल्स टू द बॉयंट फोर्स। FB लिख रहा हूं मैं, FB मीन्स बॉयंट फोर्स। क्या बात समझ में आई? आप बहुत बढ़िया, बहुत खूब समझ में आया साहब। आप इसको लिखें और फिर मैं आगे आपको बताता हूं। जल्दी लिखिए। सो आई होप आपने लिख लिया होगा। आइए आपको दिखाते हैं कुछ। मान लिया ऐसा है, हमारे पास एक कंटेनर है आइडिया, ये कंटेनर। अभी हमारे पास एक रिजल्ट आया था, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू रो वी इमर्स इनटू जी। What is rho? Density of fluid. What is V immersed? Immersed, the volume of immersed part of the body. And G is acceleration due to gravity, you know. हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए कोई फ्लूइड है, सिंपल नॉर्मल सा फ्लूइड, बहुत बढ़िया, जिसकी डेंसिटी कितनी है माय डियर? रो। अब इस बात को समझते हैं कि कैसे ये लग रहा है। और मान लीजिए इसमें कोई एक बॉडी है जो इमर्स्ड है ऐसे,
मान लो ये इक्विलिब्रियम है, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। थोड़ा समझते हैं इस बात को। एक बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है, और मान लीजिए यहाँ की एरिया, ऊपर का एरिया, मान लो एक छोटा सा डिस्क है, डिस्क टाइप का है, इसका एरिया ए गिवन है, और तो ये भी एरिया कितना है माय डियर, ए। अब देखो, और ये है हाइट, मैं कुछ ले लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस हाइट इज एच, इजी करने के लिए प्रॉब्लम को। अब समझते हैं इस बात को, थोड़ा आओ देखते हैं। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाले फोर्स, इस पे लगने वाले फोर्स का नेट सम कितना होगा, 0 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ आ गई। अब देखते हैं इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। मान लीजिए इस बॉडी का मास कुछ है, लेट्स सपोज द मास ऑफ द बॉडी इज m, तो इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा वो mg, और वो किधर लगता है माय डियर, डाउनवर्ड। सो एक फोर्स लग रहा है mg, सही। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सब, जब ये फ्लूइड के अंदर है तो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा होगा। फ्लूइड का प्रेशर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इक्वल होता है, तो इधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर अगर इक्वल है और एरिया भी इक्वल है तो ये तो कैंसिल कर देंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कैंसिल, क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है माय डियर, इक्वल होता है। लेकिन वर्टिकल में क्या इक्वल होगा, अब देखो यहाँ पे प्रेशर मानो और यहाँ प्रेशर मानो, दोनों सेम है कि डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट ना। क्यों, क्योंकि ये यहाँ लग रहा है और यहाँ लग रहा है, हाइट का डिफरेंस है। और जब भी नीचे की तरफ जाता है प्रेशर बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर घटता है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P, कितना लग रहा है, P1, और यहाँ मान लो P2, विच वन इज हाइयर, P2। अब तो फोर्स कितना होगा, P2 टाइम्स A, दिस इज द फोर्स, और यहाँ कितना होगा, P1 टाइम्स A, ये फोर्स होगा। सिंपल सा बात है। अब ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है माय डियर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि द नेट फोर्स इज 0, यानी P1 टाइम्स A डाउनवर्ड प्लस mg इक्वल्स टू अपवर्ड वाला P2 टाइम्स A। अंडरस्टूड, वेरी गुड, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक, ओके, ये हमें समझ में आया। अच्छा मेरे को आप एक चीज बताओ कि इसमें वाटर ने कौन सा फोर्स लगाया, क्या mg फोर्स वाटर द्वारा एग्जर्टेड है, नहीं। क्या ये जो प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्या इस फ्लूइड ने लगाया या वाटर ने लगाया, जी हाँ। बॉयंट फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड। तो यहां पे फ्लूइड के द्वारा लगाया गया कौन कौन सा फोर्सेस है, P2A एंड P1A। तो अगर मैं बॉयंट फोर्स निकालना चाहूं तो mg को काउंट करूंगा क्या, नहीं। अच्छा बताओ कौन फोर्स ज्यादा है, P1A की P2A, विच वन इज हाइयर, P2A। और उसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, यस, और P1A का डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जो वाटर के द्वारा लगाया जा रहा है, mg को हम नहीं मान रहे, mg तो अर्थ ने लगाया ना, उसको छोड़ो। जो वाटर ने फोर्स लगाया बॉडी पे, उसका नेट का डायरेक्शन किधर है, जो वाटर ने बॉडी पे फोर्स लगाया उसका नेट का डायरेक्शन अपवर्ड, एंड दैट इज दैट बॉयंट फोर्स, वही बॉयंट फोर्स है माय डियर। यानी अगर मैं यहाँ पे बॉयंट फोर्स लिखना चाहूं, सो बॉयंट फोर्स इज नथिंग बट P2A माइनस P1A, P2A माइनस P1A, व्हाट इज, अच्छा एक काम करो, यहां भी A यहां भी A को काउंट कर ले, तो ये आएगा P2 माइनस P1 टाइम्स A। सो व्हाट इज P2 माइनस P1, चेंज इन प्रेशर। और क्या चेंज इन प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ होता है, यस वी हैव स्टडीड दैट डेल्टा P इक्वल्स टू रो जी एच। क्या ऐसा पढ़ा है हमने, जी हाँ पढ़ा है। सो ये तो चेंज ही है ना, P2 माइनस P1, दैट विल बी इक्वल्स टू हायर माइनस लोअर, क्या रो जी एच होगा, जी हाँ, सो इट विल कम आउट टू बी रो जी एच ए। अच्छा H इंटू A क्या वॉल्यूम होता है क्या, यस, सो बेसिकली दिस इज वॉल्यूम, सो रो जी वी किसका वॉल्यूम है, क्या इमर्स पार्ट का कि बिना इमर्स पार्ट का, तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। सो देखो ये रिजल्ट हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया। सो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू रो जी वी इमर्स्ड, बॉयंट फोर्स इक्वल टू रो जी वी इमर्स्ड, इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। रो किसकी लेते हैं, वाटर का, फ्लूइड का। क्यों आता है बॉयंट फोर्स, क्यों किसी वस्तु पे ये एक तरह का एक अलग टाइप का फोर्स लगता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अपर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर में डिफरेंसेस होता है माय डियर, और ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर कहां का होगा, लोअर वाले का। तो जब ऊपर का प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसको आप एक नए फोर्स के नाम से जानते हो, बॉयंट फोर्स के नाम से। इज इट क्लियर टू यू, वेरी गुड, प्लीज राइट इट डाउन। हम और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा, आप प्लीज इसको लिखिए। सो हमने देखा कि अभी तक बॉयंट फोर्स Fv इज इक्वल टू रो जी वी इमर्स,
एंड दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, हमने एक पढ़ा था सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे अगर मान लो किसी बॉडी का टोटल वेट कहां कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे, वैसे ही टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते थे, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। वैसे एक टर्म है सेंटर ऑफ बॉयंसी। हम टोटल का टोटल बॉयंट फोर्स, किसी भी बॉडी पे जो लगने वाला बॉयंट फोर्स होगा, उसको सेंटर ऑफ बॉयंसी पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। ये क्या है साहब, थोड़ा समझते हैं इस बात को। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें वाटर है। समझना आप इस बात को, बहुत आसान है, कुछ भी अलग नहीं सिखा रहा हूं, बहुत आप पहले से ऑलरेडी जानते हो। और मान लीजिए इसमें कोई बॉडी एक ऐसे फ्लोट कर रहा है, द बॉडी इज फ्लोटिंग। कितना पार्ट इमर्स्ड है भैया, इतना पार्ट इमर्स्ड है, बाकी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब इक्विलिब्रियम में है। हाउ कैन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए अब हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे। एक्चुअली बॉयंसी जो आया है वो किसके कारण है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। किसी भी वर्टिकल लेवल में आप जाते हैं तो नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर कम होता है, तो ऑब्वियसली एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना तो हमें समझ में आता है साहब। अब हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे। अब हम अगर प्रेशर डिफरेंस की बात करें, प्रेशर डिफरेंस के कारण अगर फोर्स चाहिए तो हम सीधा सीधा बॉयंट फोर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक तो इस पे बॉयंट फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक और कौन सा लग रहा है, इसका खुद का वेट, बॉडी का वेट mg, वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दो बात बोल रहा हूं, एक तो बॉयंट फोर्स लग रहा है और एक क्या लग रहा है माय डियर, mg। इस बॉडी का मास है लेट्स सपोज m, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ये कहां लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। कितना लगेगा माय डियर, mg। ये तो समझ में आया। दूसरा क्या लगेगा, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा भैया, सो बॉयंट फोर्स लगेगा। मान लो बॉयंट फोर्स यहां लगा, मैंने यहां क्यों बनाया वो बाद में समझ में आया। ये लगा बॉयंट फोर्स। अगर ये बॉयंट फोर्स है तो ये कहां पे लगेगा, ये लगेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी पे। ये जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी, और इसको सीबीडी से दिखाता हूं। अब ये होता क्या सेंटर ऑफ बॉयंसी, अब सुनो, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब देखो इतना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है ना, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा। जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा माय डियर, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। समझ में नहीं आया जी हाँ। सो जिस पॉइंट पे वॉल्यूम का, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास होगा, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी मानते हैं, और वहीं पे सारा का सारा बॉयंट फोर्स एग्जर्ट होगा। एक्चुअली बॉयंट फोर्स होता क्या है, बॉयंट फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जो फ्लूइड, अगर वहां पे वो फ्लूइड होता जो डिस्प्लेस किया है आपने, उसका वेट कहां पे कॉन्सेंट्रेट होता, उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंटर ऑफ मास पे। सो दैट्स व्हाई बॉयंट फोर्स कहां पे एक्ट होता है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के सेंटर ऑफ मास पे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्या बोलते हैं भैया, सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी, सही है। चलिए आप इसको लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, एक चीज मैंने देखो इस फिगर में ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों एक ही लाइन में कॉन्सेंट कर रहे हैं। क्यों, अगर दोनों अलग अलग लाइन में होते और दोनों ऊपर नीचे अगर होंगे, ऑब्वियसली होंगे अगर फ्लोट कर रहा है तो अगर ऐसा कुछ होगा माय डियर, तो इस पर टॉर्क लगने लगेगा और ये फिर घूमेगा, और तब तक घूमेगा जब तक ये दोनों एक लाइन में ना आ जाए। तो इसलिए मैंने ऐसा ही बनाया। क्या बात समझ में आया, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत को। आप इसको प्लीज लिखिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। आसान आसान कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मजा आएगा आपको। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट बॉयंसी की थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए। चलो बेटा, अब चलिए मैं आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा सवाल क्या है माय डियर, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर जिसमें कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी गिवन है रो, एंड इसमें एक क्यूब है। बेसिकली क्या है माय डियर, क्यूब ऑफ साइड ए। कितने साइड का, ए साइड का क्यूब है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है रो बाई 3। कितने गिवन है, रो बाई 3। द क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ क्यूब। क्या क्वेश्चन है माय डियर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
इमर्स्ड पार्ट ऑफ द क्यूब। बहुत ही आसान, आप प्लीज इसको खुद से करें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा। करें? ठीक है, आप पॉज करें और जल्दी करो। आइए मैं करता हूं। हमें चाहिए कितना पार्ट इस क्यूब का इमर्स्ड है। आसान है, ये वॉल्यूम चाहिए, ये वाला वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल सवाल, बच्चे वाला सवाल दिया मैंने। कैसे करें साहब, कैसे करें? अब देखिए, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसका खुद का वेट mg, तो इसका खुद का वेट लग रहा होगा mg। बहुत बढ़िया। और क्या लग रहा होगा माय डियर? बॉयंट फोर्स। और लग रहा होगा बॉयंट फोर्स अपवर्ड। क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए? जी हाँ, सो ये दोनों इक्वल होंगे। आइए, सो वी कैन राइट mg इज इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स। m किसका? मास ऑफ द क्यूब। मास ऑफ द क्यूब कैसे कैलकुलेट करो? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। एंड हाउ मच इज द डेंसिटी? रो बाई 3। सो रो बाई 3 इंटू वॉल्यूम। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? a क्यूब। ये आ गया मास इंटू जी। अच्छा, बॉयंट फोर्स कितना होता है? रो जी वी इमर्स्ड। रो जी इंटू वी इमर्स्ड। सो रो जी इंटू वी इमर्स्ड। रो किसका? वाटर का। यहां पे इस बॉयंट फोर्स में फ्लूइड का डेंसिटी लेते हैं माय डियर, है ना? ठीक है। अब देखिए ये कितना आसान है, बहुत आसान। सो जी जी गए और रो भी गए, तो हमारे पास वी इमर्स्ड ऑलरेडी आ गया। कितना है भैया? ए क्यू बाई 3। अब देखो कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है? ए क्यू बाई 3। अगर ये पूछता साहब कितना इसका लेंथ इमर्स्ड है, क्या हम नहीं निकाल सकते? मान लो अगर ये सवाल होता कि फाइंड द लेंथ ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द क्यूब, कितना लेंथ, कितना साइड लेंथ इमर्स्ड है, एक्स मान लो, ये चाहिए। तो अब देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया टाइम्स हाइट। तो एरिया कितना है आप खुद बताओ? एरिया ए स्क्वायर इंटू एक्स दैट इक्वल्स टू ए क्यू बाई 3। अरे बोलो, अब ये तो सिंपल है ना साहब, कुछ नहीं करना। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गए, ए बच गया, तो एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? एक्स इक्वल्स टू ए बाई 3। भाई साहब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, आसान है ना? जी हाँ, प्लीज लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ अच्छे, कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। आपको बस सोचना है, ठीक है? मेरे हर सवाल का जवाब आपको अपने मन में सोचना है और खुद ही अपने आप को चेक करना कि आपने कितना सही और कितना गलत सोचा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मान लो भैया, सुना, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन देखा है, जो कि परचून की दुकान में मिल जाएगी आपको। वेइंग मशीन है और इस पे हमने एक कंटेनर रखा। इस वेइंग मशीन पे क्या रखा? कंटेनर। और कंटेनर में क्या किया माय डियर? हमने रख दिया एक फ्लूइड। एंड द इस टाइम जो रीडिंग आई इसकी, दिस टाइम इट्स रीडिंग इज, इसकी रीडिंग आ रही है मान लो ए। कितनी रीडिंग आ रही? ए। कुछ तो रीडिंग आई ना साहब? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। इस टाइम इसकी रीडिंग आई ए। ए मान लिया, बहुत बढ़िया। और क्या किया साहब? हमने एक ब्लॉक लिया, इसको एक स्प्रिंग मास सिस्टम से, एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस था, उससे हैंग किया इस ब्लॉक को और यहां रीडिंग चेक की। तो इसकी रीडिंग आई बी। कितनी आई? बी। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, मजेदार क्वेश्चन है माय डियर। इसको पहले एक वेइंग मशीन पे रखा, कंटेनर को उस पर वाटर डाला, उसकी रीडिंग कितनी आई? ए। इसको एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर किया तो इसकी रीडिंग आई बी। अब क्या किया? इसको पकड़ा हमने और इसमें इमर्स किया। मतलब सिचुएशन ऐसा, ये कंटेनर जो कि एक वेइंग मशीन पे रखा हुआ है माय डियर, जिसमें वही वाला वाटर है, कुछ चेंज नहीं किया हमने, और इसमें यही वाला जो आपका बॉडी है इसको इमर्स किया। ठीक है, इमर्स किया और हम इसकी रीडिंग चेक कर रहे हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि यहां कितना रीडिंग आएगा और यहां कितना रीडिंग आएगा। व्हाट विल बी द रीडिंग हेयर? लेट्स सपोज x, एंड व्हाट विल बी द रीडिंग हेयर? दैट इज y। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझाता हूं, आइए समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर जो कि वेइंग मशीन पर रखा, यहां रीडिंग ए आया माय डियर। एक ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया तो उसकी रीडिंग आई बी। ओके, अभी क्या किया हमने? इसी कंटेनर में इस वाले ब्लॉक को इमर्स किया, कुछ ऐसे।
जहां कोई भी पार्ट इस ब्लॉक का इस कंटेनर के साथ कांटेक्ट में नहीं था, सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में था। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया। तो आपको यहां रीडिंग x आई और यहां रीडिंग y आई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आर, इट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b, इट विल बी इक्वल्स टू लेस देन a प्लस b, c it will be equals to greater than a plus b, and d it will be equals to only a. These are the options for x, and what for y? Let's suppose y का वैल्यू कितना होगा, and the options are, इसकी वैल्यू b होगी, ऑप्शन b is इसकी वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, ऑप्शन c is लेसर देन b होगी, एंड ऑप्शन d is it will equals to a plus b. ये दो क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार, आप खुद से सोचो और आंसर मेरे को बताओ। ठीक है, तो आइए हम x पे चर्चा करते हैं। पहले x की वैल्यू छोड़ो, पहले y पे चर्चा करते हैं। ओके, कि x पे करें, किस पे करें बोलो? अच्छा चलो y पे करते हैं, आसान। y का मैं बताता हूं, x का खुद सोचना है आपको। ठीक, मेरे को तो सिंपल सा लॉजिक लग रहा है साहब कि ये b इसलिए रीडिंग शो कर रहा है क्योंकि स्प्रिंग में टेंशन आया है ना। ये जब नीचे आएगा तो mg लग रहा है ना, वही तो mg के कारण ये b रीडिंग शो कर रहा है, बोलना जी हाँ। तो यहां चेंज क्यों हुआ, पहले ये सोचा पड़े, चेंज होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, नीचे की तरफ कितना लगेगा mg? वो तो लगेगा ही, धरती माँ तो खींचेगी ना mg से। हाँ जी खींचेगी, तो बी ही होना चाहिए। नहीं, कुछ और भी फोर्स लगेगा। जी हाँ, जैसे इसको फ्लूइड में डालेंगे क्या बॉइंट फोर्स भी लगेगा? वो किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगेगा माय डियर, नीचे कितना लग रहा है mg, ऊपर कितना लग रहा है पॉइंट फोर्स, तो ये बी ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा? अब देखो डाउनवर्ड तो वही था, लेकिन एक अपवर्ड भी आ गया, तो डाउनवर्ड को घटाया, टेंशन घटा कि नहीं घटा? घट गया। अगर टेंशन घट जाएगा तो बी घट जाएगा, मतलब ये रीडिंग घट जाएगी, यानी y का जो वैल्यू आएगा क्या ये लेसर देन b आएगी? जी हाँ। और कितनी आएगी माय डियर? तो y की जो वैल्यू आएगी, आई होप आप समझ पाए होंगे, ये b माइनस बॉइंट फोर्स आएगी। जितना भी बॉइंट फोर्स लग रहा होगा उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड द फॉर आंसर यू शुड चूज सी, इट्स वैल्यू इज लेसर देन बी। क्या बात समझ में आया? ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मेरे को तो समझ में आया था। ओके, अच्छा इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देख लो मैं एक बार, a प्लस बी से छोटा, a प्लस बी से, अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ मिस्टेक है, ये लेसर देन a, ग्रेटर देन a एंड दिस इज इक्वल्स टू a। दीज आर ऑप्शंस। अब सोच, जल्दी सोचो। x की बात बताता हूं, देखो x, अच्छा पहले कितना था a, अभी क्या होगा? कुछ तो इन्वर्स हुआ ना, a से तो बढ़ेगा ना? हाँ साहब बढ़ेगा, नहीं समझ में आया? बढ़ेगा क्या a प्लस बी हो जाएगा क्या? पहले ये भी तो सुनो, a प्लस बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन a, बट एक ग्रेटर देन a अलग ऑप्शन भी दिया हुआ आपको। अच्छा साहब, a प्लस बी के ऊपर सोचना पड़ेगा। मेरे को बताओ फ्लूइड ने इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया? बॉइंट फोर्स के बराबर। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज कि एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन, राइट? तो इसकी अपोजिट रिएक्शन, अगर वाटर ने इस बॉडी पे बॉइंट फोर्स लगाया Fb, तो बॉडी वाटर पे कितना लगाएगा? बॉइंट फोर्स Fb उतना ही, लेकिन किस डायरेक्शन में? उल्टे डायरेक्शन में। यानी अगर वाटर ने बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाया माय डियर, तो बॉडी वाटर पे बॉइंट फोर्स, सेम बॉइंट फोर्स किधर लगाएगा? डाउनवर्ड। और क्या वही काउंट होगा x में? जी हाँ। यानी पहले कितनी रीडिंग थी? पहले थी a, और अभी कितनी रीडिंग होगी? सो दिस x विल बी इक्वल्स टू a प्लस बॉइंट फोर्स। दिस इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस बॉइंट फोर्स, और a प्लस अगर बॉइंट फोर्स करेंगे तो इट द एप्रोप्रिएट आंसर इज ग्रेटर देन a। क्या बात समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो प्लीज इसको लिखिए, अपने शब्दों में लिखो कि व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि पहले सिचुएशन ये थी, बाद में सिचुएशन ये थी, और रीडिंग x और y आई थी, उसकी ऑप्शन ये थे। सही है, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा कुछ और दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन करते हैं माइंडी। आओ, बहुत ही आसान और उम्दा क्वेश्चन, जनरली नीट में सीधे सीधे तौर पे पूछे जाते हैं कभी कभी। तो आओ क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है भैया। आज मैं बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं आपको दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में फ्लूइड है,
बहुत बढ़िया, फ्लूइड है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड है, फ्लूइड है, फ्लूइड है। और फ्लूइड में क्या किया, मान लो ये वाटर है, दिस इज वाटर, फ्लूइड क्यों बोल रहा हूं मैं, ये वाटर है भैया, और इसमें आपने आइस डाला। क्या डाला? आइस। कहां जाएगा? आइस फ्लोट करेगा कि वाटर के नीचे, मतलब सिंक करेगा? आइस विल फ्लोट। आइस विल फ्लोट ना, कभी देखा नहीं क्या? आइस पानी में फ्लोट करता है। हाँ जी, क्यों करता है? क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है वाटर से। जी हाँ। अब ये आइस डाल दिया आपने वाटर में और इसको रूम में रख दिया, तो आइस आइस ही रहेगा कि चेंज होगा? रूम में रख दिया, रूम टेम्परेचर पे, तो आइस चेंज होगा ना? नहीं, वाटर चेंज हो जाएगा, आइस चेंज होगा। वेरी गुड। आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। अगर आइस मेल्ट होगा तो वाटर लेवल का क्या होगा? अभी जब डाला तब, और फिर जब डालने के बाद जब मेल्ट कर गया तब, इसमें मतलब वाटर लेवल के में क्या चेंजेस आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल? व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल? वाटर लेवल का क्या होगा आफ्टर मेल्टिंग द आइस? आफ्टर मेल्टिंग द आइस, जब आइस पिघल जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शंस आर water level increases, option B water level decreases, option C remains same, and option D can't say. सर मैं तो नहीं बता सकता। क्वेश्चन समझ में आया? ये आइस है, दिस इज आइस, समझ लेना भैया। अच्छा ठीक है भैया, अब समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, कांट से। कांट से वाला ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, बताओ। द करेक्ट आंसर इज पिघलेगा भैया, पिघलेगा। पिघलेगा तो क्या? वाटर लेवल सेम रहेगा। ये क्या बोल दिया सर आपने? अरे पिघलेगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा ना सर। ओ हो, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा मैडम। क्यों सेम रहेगा? ये अच्छा सवाल है। आइए इसको करते हैं, कैसे सेम रहेगा, इस बात को समझते हैं। देखिए, अगर मान लो इस पूरे कंप्लीट आइस का वॉल्यूम है V, कितना है भैया? V, और इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम है V इमर्स्ड, कितना है? V इमर्स्ड, ऐसे लिख रहा हूं मैं। कंप्लीट पार्ट का वॉल्यूम कितना है? V। अच्छा, तो अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जो इसका खुद का mg ऑफ आइस डाउनवर्ड और बॉइंट फोर्स अपवर्ड, यानी mg और ऑफ आइस इज इक्वल्स टू बॉइंट फोर्स होगा, तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। अच्छा, mg कैसे लिखते हैं? डेंसिटी ऑफ आइस मान लो, वाटर की डेंसिटी रो मान लेते हैं, रो वाटर मान लेते हैं, और आइस की डेंसिटी मान लेते हैं रो आई। कोई दिक्कत तो नहीं। सो मास इसका लिखना है आइस का, तो रो आई इंटू वॉल्यूम इंटू जी, दैट इज बॉइंट फोर्स कितना लगता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सो रो वाटर इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी। क्या बात समझ में है? जी हाँ। सो कितना पार्ट इमर्स्ड है ये मिल जाएगा। जी गए काम से। सो वी इमर्स्ड इज इक्वल टू हाउ मच? रो ऑफ आइस इंटू वी बाई रो ऑफ डब्ल्यू। कोई दिक्कत आपको? जी नहीं। समझ में आया? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। क्या इतना ही पार्ट आइस का इमर्स्ड है वाटर में? हाँ। तो क्या इतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा? जी हाँ, इतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा ना। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ। अब एक काम करो, ऐसा करो, इस आइस को निकाल लो और ऐसे हाइपोथेटिकली निकालो कि यहाँ का जो जगह है वो ऐसे ही कैसे रहे, मतलब वाटर चेंज ना हो। तो क्या यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा? ठीक है। अब इस आइस को पिघला दो, और अगर आइस पिघलने के बाद सिर्फ इसी ब्लैंक स्पेस में फिट हो जाता है तो वाटर लेवल चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब आफ्टर मेल्टिंग द आइस, इफ इट्स वॉल्यूम बिकम्स इक्वल्स टू द वी इमर्स्ड, तब वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइस को पिघलाना पड़ेगा, और आइस जब मेल्ट होगा तो इसकी डेंसिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और किसके बराबर हो जाएगी? वाटर की डेंसिटी के बराबर होगा। तो अगर डेंसिटी चेंज होगा, मास क्या होगा भैया? मास कभी चेंज नहीं होगा, यानी जितना आइस है उतना ही मास का आपको वाटर मिलेगा। तो मास चेंज होगा नहीं, डेंसिटी चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम को भी चेंज होना पड़ेगा, और इस तरह से चेंज होना पड़ेगा
कि मास इक्वल्स टू, क्या बोल दिया मैंने, मास इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, सही बोला। तो इस तरह से आपको चेंज होना पड़ेगा डेंसिटी और वॉल्यूम को, ताकि इनके प्रोडक्ट हमेशा क्या रहे, सेम रहे। समझ में आया ना साहब? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, आफ्टर मेल्टिंग की बात करते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, देखना, या ऊपर लिख रहा हूं, आफ्टर मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट कर गया तो इसकी डेंसिटी क्या वाटर वाली के बराबर हो गई? जी हाँ, इनटू इसका नया वॉल्यूम। देखते हैं कि इसका न्यू वॉल्यूम, जब ये आइस से वाटर बना तो इसका कुछ वॉल्यूम आया होगा। यस, वेरी गुड। ये इसका मास था, क्या ये पहले वाले मास के बराबर होना चाहिए? जी हाँ, तो पहले वाले मास कितना होगा? रो आई इंटू वॉल्यूम। दिस इज द मास ऑफ एयर, मास ऑफ आइस। और ये मेल्टेड आइस जो वाटर कन्वर्ट हो गया उसका मास है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आ रहा? ये दिस इज द मास ऑफ मेल्टेड आइस, मतलब वाटर जो बन गया उसका मास है, एंड दिस इज द मास ऑफ आइस। दोनों तो सेम होना चाहिए ना साहब? हाँ साहब, सेम होना चाहिए। तो ये नया वाला वॉल्यूम कितना आएगा? देखो, ये जो नया वाला वॉल्यूम आएगा, क्या ये रो आई इंटू वी बाई रो ऑफ वाटर इतने के बराबर आएगा? सो न्यू वॉल्यूम और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या सेम आया? देखो तो, अगर दोनों सेम आए, इसका मतलब जितना ये रिक्त स्थान था, जितना ये ब्लैंक स्पेस था, आफ्टर मेल्टिंग द आइस के इसी में फिट बैठ जाएगा। और जब इसी में फिट बैठ जाएगा तो वाटर लेवल राइज और चेंज नहीं होगा, तो वाटर लेवल विल रिमेन सेम। क्या बात समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आप इसको लिखें और फिर हम आगे बढ़ें।